गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने सॉइल साइंस के जनरल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम सॉइल साइंस के फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। द वर्ड सॉइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स सोलम। फिर से द वर्ड सॉइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम मीन्स फ्लोर, यानी कि जो सॉइल शब्द है यह लैटिन वर्ड सोलम से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्लोर। नेक्स्ट हेडिंग डिफिनीशन ऑफ सॉइल, यानी मृदा की परिभाषा। द सॉइल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी, यानी कि सॉइल जो होता है एक प्रकार का डायनेमिक नेचुरल बॉडी होता है, हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, या फिर 3D होता है। सॉइल जो होता है वो 3D होता है। विच आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, और ये जो होते हैं वो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के आपस में मिलने से बनते हैं। एज वेल एज लिविंग फॉर्म्स इन विच प्लांट ग्रो, और इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग फॉर्म्स में उगाए जाते हैं, या फिर जीवित रूप में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इडाफोलॉजी। It is the study of various property of soil in relation to growth, nutrition and yield of crops, यानी कि इडेफोलॉजी जो होता है वो सॉइल के प्रॉपर्टीज के, यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी कि इडेफोलॉजी के अंतर्गत सॉइल के विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ से संबंधित होता है, प्लांट के न्यूट्रिशन से संबंधित होता है और प्लांट के यील्ड से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी कि इडेफोलॉजी जो होता है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें इडेफस का मतलब सॉइल एंड लोगस का मतलब होता है डिस्कर्स और स्टडी। Hence study of soil, that is called edaphology. Next point, according to edaphology, soil is a natural habitat for plants, यानी कि edaphology के अंतर्गत देखा जाए तो जो soil होता है वो प्लांट्स के लिए एक प्राकृतिक आवास होता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आपका आता है पेडोलॉजी। डिस्कस अबाउट पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी द ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, यानी कि सॉइल के ओरिजिन और सॉइल की क्लासिफिकेशन एंड सॉइल के डिस्क्रिप्शन के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी कि पेडोलॉजी भी 2 प्रकार के ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें पेडन का मतलब होता है सॉइल एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी। हेंस स्टडी ऑफ सॉइल, दैट इज called pedology, which is related to origin, classification and description of soil. Next point, father of soil science and pedology is known as बेबी-टाकुचे, यानी कि soil science and pedology के पिता किसे कहा जाता है? तो बेबी-टाकुचे को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, यानी कि पेडोलॉजी के आधार पर देखा जाए तो सॉइल एक प्रकार का प्राकृतिक बॉडी होता है या फिर नेचुरल बॉडी होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रॉक, यानी रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी रॉक्स के प्रकार या चट्टानों के प्रकार। एक तरफ आपका रॉक्स दिया, दूसरी तरफ उसका एग्जांपल दिया। इग्नियस रॉक, यानी रॉक्स 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका इग्नियस रॉक होता है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक होता है, तीसरा आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। इग्नियस रॉक का जो एग्जाम्पल होता है वो जीबी होता है, यानी कि ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल क्या होता है? तो लाइम स्टोन होता है, सैंड स्टोन होता है एंड डोलोमाइट होता है, यानी कि लाइम स्टोन, सैंड स्टोन एंड डोलोमाइट ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल्स होता है। जबकि मेटामॉर्फिक का एग्जांपल क्या होता है? तो इसमें आपका नीस आता है, मार्बल आता है, क्वार्टज आता है एंड स्लेट आता है। नीस, मार्बल, क्वार्टज एंड स्लेट आता है। नेक्स्ट हेडिंग, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देयर पेरेंट मटेरियल्स, यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं और वह किस पेरेंट मटेरियल से बने हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो मेटामॉर्फिक प्रोडक्ट एक तरफ दिया है और डिराइव्ड प्रोडक्ट एक तरफ दिया है। तो नीस किससे बना है? तो ग्रेनाइट से बना है, यानी कि नीस से क्या बना है? तो नीस से ग्रेनाइट बना है। मार्बल से क्या बना है? तो लाइम स्टोन, यानी कि मार्बल किससे बना है? तो लाइम स्टोन से आपका मार्बल बना है। फिर से हम बात कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स आता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है तीसरे नंबर पे क्या दिया है? तो तीसरे नंबर पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक दिया है। तो एक तरफ आपका मेटामॉर्फिक प्रोडक्ट दिया है, दूसरी तरफ उसके डिराइव्ड प्रोडक्ट दिया है। तो नीच का फॉर्मेशन किससे होता है? तो नीस का फॉर्मेशन जो होता है वो ग्रेनाइट से हुआ है, और मार्बल का फॉर्मेशन जो होता है वो लाइमस्टोन से हुआ है। क्वार्टज का जो फॉर्मेशन है वो
सैंडस्टोन से हुआ है, जबकि स्लेट का फॉर्मेशन जो होता है वो सेल से हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग अर्थ मिनरल्स, यानी कि पृथ्वी में पाए जाने वाले मिनरल कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर का मिनरल है क्वार्टर जो होता है वो सिल्का या फिर सिलिकेट क्ले, यानी कि क्वार्टर्स को हम सिल्का के रूप में जानते हैं। सिल्का का फार्मूला क्या होता है, SiO2। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैंड फ्रैक्शंस, यानी सैंडी फ्रैक्शंस का जो प्रमुख अवयव होता है वो आपका क्वार्टर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्वार्टर्स कंटेंट्स 36% ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट का 36% इसमें क्या पाया जाता है, तो सिल्का पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। डिस्कस अबाउट क्वार्टर्स। क्वार्टर्स क्या होता है, तो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सैंडी फ्रैक्शंस, यानी कि सैंडी फ्रैक्शंस का जो मुख्य अवयव होता है वो आपका क्वार्टर्स होता है। दूसरे नंबर पे क्वार्टर्स कितना पाया जाता है, तो अर्थ क्रस्ट का 36% इसका मात्रा पाई जाती है, यानी कि अर्थ क्रस्ट की 36% मात्रा जो होती है वो क्वार्टर्स की होती है। नेक्स्ट क्या है, तो रॉक्स कंटेनिंग फ्री सिल्का इन अबंडेंस विच इज नॉट कंबाइंड विथ बेसिस आर कार्ड एसिड रॉक्स, यानी कि वह चट्टान जिसमें फ्री सिल्का की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि रॉक्स कंटेनिंग फ्री सिल्का इन अबंडेंस, यानी कि वह चट्टान जिसमें जो स्वतंत्र सिल्का होती है इसकी प्रचुरता पाई जाती है। विच इज नॉट कंबाइंड विथ बेसिस, और जो कि क्षार के साथ किसी भी प्रकार से कंबाइंड नहीं रहता है, तो इस प्रकार के रॉक्स को हम एसिडिक रॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन ग्रेनाइट इन ब्रैकेट एसिड रॉक्स क्वार्टज इज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म एज ए प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ग्रेनाइट या फिर एसिड रॉक्स में क्वार्टज जो होता है वो उपस्थित रहता है। किस फॉर्म में, तो पूरा प्योर फॉर्म में उपस्थित रहता है, जो कि प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन बेसिक रॉक्स लाइक बेसाल्ट कंटेन ओनली ए लिटल इफ एनी ऑफ सिल्का, यानी कि बेसिक रॉक्स जैसे कि बेसाल्ट जो है बहुत ही थोड़ी मात्रा में उपस्थित रहता है। इफ़ एनी ऑफ फ्री सिल्का, यानी कि यदि कोई भी प्रकार का फ्री सिल्का होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर का आपका फेल्डस्पार है। दूसरे नंबर का मिनरल क्या है, तो दूसरे नंबर का मिनरल क्या है, तो दूसरे नंबर पे जो अर्थ मिनरल्स होता है वो आपका फेल्डस्पार्स होता है। यानी दूसरे नंबर का अर्थ मिनरल क्या होता है, तो दूसरे नंबर का जो अर्थ मिनरल होता है आपका फेल्डस्पार्स होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फेल्डस्पार्स, फार्मूला क्या होता है, तो K2O AlO3 6SiO2, यानी कि K2O AlO3 6Si2 किसका फार्मूला होता है, फेल्डस्पार का फार्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फेल्डस्पार, सच मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 48% अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो फेल्डस्पार होता है वो अर्थ क्रस्ट का 48% मात्रा पाई जाती है, यानी कि फेल्डस्पार की जो मात्रा होती है, यानी फेल्डस्पार मिनरल की जो मात्रा होती है वो अर्थ क्रस्ट का 48% तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेल्डस्पार विदर इजली एंड गिव राइज टू क्ले ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि फेल्डस्पार जो होता है वो बहुत आसानी से अपक्षाता है, यानी कि फेल्डस्पार का आसानी से अपक्षा हो जाता है। एंड गिव राइज टू क्ले ऑन हाइड्रोलाइसिस, और यह जो होता है हाइड्रोलाइसिस होने पर यह क्ले मिनरल्स को प्रोवाइड करता है या फिर गिविंग करता है। फिर से, एंड गिव राइज टू क्ले ऑन हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस होने पर यह क्ले सॉइल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है आपका तीसरे नंबर का जो अर्थ मिनरल्स है वो आपका माइका है, यानी तीसरे नंबर का जो अर्थ मिनरल होता है आपका माइका होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू माइका, व्हाइट माइका इज मोर रेसिस्टेंट टू विदरिंग देन ब्लैक माइका, यानी कि ब्लैक माइका की अपेक्षा जो व्हाइट माइका होता है वो सर्वाधिक विदरिंग के प्रति रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू माइका आर मोर रेसिस्टेंट टू विदरिंग देन फेल्डस्पार्स एंड अदर सिलिकेट्स, यानी कि माइका जो होता है वो फेल्डस्पार्स एंड अदर सिलिकेट की अपेक्षा विदरिंग के प्रति बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। फिर से, वो ब्लैक माइका की अपेक्षा वाइट माइका जो होता है, यानी कि माइका जो होता है, यानी कि ब्लैक माइका की अपेक्षा वाइट माइका का जो विदरिंग कैपेसिटी होती है वो सर्वाधिक रेसिस्टेंट होती है, जबकि माइका आर मोर रेसिस्टेंट टू विदरिंग दैन फेल्डस्पार्स एंड अदर सिलिकेट्स, यानी माइका जो होता है वो फेल्डस्पार्स एंड अदर सिलिकेट्स की अपेक्षा विदरिंग के प्रति सर्वाधिक रेसिस्टेंट होता है। यानी माइका जो होता है वो सर्वाधिक रेसिस्टेंट होता है कंपेयर टू फेल्डस्पार्स एंड सिलिकेट्स।
other silicates. Next point related to mica. माइकाज कंटेन 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट टू टाइप्स, यानी कि माइका जो होता है वो पृथ्वी यानी माइका जो होता है वो अर्थ क्रस्ट का 10% होता है, जबकि फेल्डस्पार 48% होता है, जबकि क्वार्टर आपका 36% होता है। किसका? तो अर्थ क्रस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट माइका आर टू टाइप्स, यानी कि माइका जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। माइका जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पे आपका पोटास माइका होता है, दूसरे नंबर पे आपका मैग्नीशियम माइका होता है। पोटास माइका की बात करते हैं तो पोटास माइका इज वाइट माइका, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एंड नोन एज मस्को वाइट माइका, यानी कि पोटास माइका यानी कि पोटास माइका जो होता है वो वो सफ़ेद कलर का होता है, यानी कि पोटास माइका जो होता है वाइट इन कलर का होता है, और यह क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि देखने में क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए हम इसको मस्को वाइट माइका के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर पे आपका मैग्नीशियम माइका आता है। दूसरे नंबर पे आपका मैग्नीशियम माइका आता है। इट इज कॉल्ड बायोटिक ब्लैक माइका, यानी कि मैग्नीशियम माइका को हम बायोटिक ब्लैक माइका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सॉइल फॉर्मेशन। अगला हेडिंग क्या है? तो अगला हेडिंग दिया है आपका सॉइल फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम बिदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी कि रॉक्स एंड मिनरल्स की बिदरिंग के द्वारा ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि चट्टानों और खनिजों के बिदरिंग से ही या फिर चट्टानों एवं खनिजों के अपक्षय से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस, यानी सॉइल फॉर्मेशन से एक धीमी प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच ऑफ टॉप सॉइल टेक्स 200 to 1000 ईयर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कितना समय लग जाता है? तो 200 से 1000 साल का समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू जोफे, यानी जोफे के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो जोफे के अकॉर्डिंग जोफे आइडेंटिफाइज टू काइंड्स ऑफ सॉइल फार्मर्स पैसिव एंड एक्टिव, यानी कि जोफे के अकॉर्डिंग जो होता है सॉइल फॉर्मेशन दो प्रकार से होता है, यानी कि जोफे ने सॉइल के फॉर्मेशंस को दो प्रकार से आइडेंटिफाई किया है, जिसमें आपका पैसिव फैक्टर्स आता है एंड एक्टिव फैक्टर्स, और दूसरे नंबर पे पैसिव फैक्टर आता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फैक्टर्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल का जो फॉर्मेशंस होता है वह इस फैक्टर के रिलेटिव इन्फ्लुएंस के द्वारा निर्धारित होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फैक्टर्स, यानी कि जो सॉइल का फॉर्मेशंस होता है वो एक्टिव फैक्टर्स एंड पैसिव फैक्टर्स के रिलेटिव इन्फ्लुएंस के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है पहले नंबर पे आपका आता है एक पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? तो पैसिव फैक्टर्स में आपका पेरेंट मटेरियल आता है। पेरेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है? इट इज़ द अनकॉन्सोलिडेटेड मास फ्रॉम विच द सोलम डेवलप्स, यानी कि अनकॉन्सोलिडेटेड मास, यानी कि पेरेंट मटेरियल जो होता है वो एक प्रकार का अनकॉन्सोलिडेटेड मास होता है जो कि सोलम को विकसित करता है। दूसरे नंबर पर आपका रिलीफ आता है जिसे हम टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं, और तीसरे नंबर पर आपका टाइम और एज ऑफ लैंड्स आता है, यानी क्लोरपीटी CLORPT, यानी कि क्लोरपीटी। तो क्लोरपीटी में आपका एक्टिव के अंतर्गत क्या आता है? तो क्लाइमेट एंड रिलीफ आता है। क्लोरपीटी यानी क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्टिव फैक्टर के अंतर्गत होता है, जबकि पेरेंट मटेरियल ठीक रिलीफ और टोपोग्राफी एंड टाइम और एज ऑफ लैंड ये जो होता है वो पैसिव फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो पहले नंबर पे आपका पैसिव फैक्टर दिया गया है इसमें। तो पैसिव फैक्टर में आपका पेरेंट मटेरियल आता है, रिलीफ और टोपोग्राफी आता है, या फिर टाइम और एज ऑफ लैंड आता है। एक्टिव फैक्टर से क्या अंतर्गत आता है? तो एक्टिव फैक्टर के अंतर्गत आपका क्लाइमेट आता है, दूसरे नंबर पर आपका ऑर्गेनिज्म आता है जो कि बायोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फिर अकॉर्डिंग एक्टिव प्रेशर पैसिव फैक्टर के रूप में बांटा गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एच जेनी के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू एच जेनी यानी जेनी के आधार पर क्या है? तो द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर इज ट्रीट एज क्लोरपीटी, यानी कि सॉइल फार्मिंग फैक्टर का जो फंडामेंटल इक्वेशन है किसने दिया था? तो जोफे ने एच जेनी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यानी सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स का जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो एच जेनी के द्वारा दिया गया था। इसमें होता क्या है कि यस बराबर
फैक्टर यानी कि सॉइल फॉर्मेशंस बराबर, यानी यस बराबर होता है सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स, यानी यस का मतलब होता है यस बराबर स्मॉल एफ इन ब्रैकेट CL डैश O डैश CL कामा O कामा R कामा P कामा T, यानी कि यस बराबर फैक्टर CLORPT, यानी जिसे हम क्लोरपीटी के नाम से जानते हैं। यस बराबर होता है सॉइल फार्मिंग फैक्टर। यह बराबर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। CL से आपका क्लाइमेट हो जाएगा, O से आपका ऑर्गेनिज्म हो जाता है, या फिर इसी को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एंड फिर R से आपका रिलीफ या टोपोग्राफी हो जाता है, P से आपका पेरेंट मटेरियल हो जाता है, एंड T से आपका टाइम और एज ऑफ प्लांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज सॉइल प्रोफाइल। डिस्कस अबाउट सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल थ्रू ऑल इट्स होराइजन्स एंड एक्सटेंडिंग इनटू द पेरेंट मटेरियल एंड द इंडिविजुअल लेयर्स आर रिगार्डेड एज होराइजन्स, यानी कि ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल थ्रू ऑल इट्स होराइजन्स, यानी कि सॉइल का एक वर्टिकल सेक्शन जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के होराइजन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, एंड एक्सटेंडिंग इनटू द पेरेंट मटेरियल, और इसका जो विस्तार होता है वो पेरेंट मटेरियल तक होता है, एंड द इंडिविजुअल लेयर्स आर रिगार्डेड एज होराइजन्स, और प्रत्येक लेयर्स को हम होराइजन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सभी को मिलाकर, यानी सभी होराइजन्स को मिलाकर हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, और सॉइल प्रोफाइल के प्रत्येक लेयर को हम होराइजन्स के नाम से जानते हैं। और एक वर्टिकल सेक्शन जब सॉइल का काटा जाता है तो उसी में सभी प्रकार के होराइजन्स दिखाई देते हैं, और इसका जो विस्तार होता है वो नीचे पेरेंट मटेरियल तक देखने को मिलता है, और प्रत्येक लेयर्स को हम होराइजन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ग्रुप्ड इनटू OAB एंड C होराइजन्स, यानी कि सॉइल प्रोफाइल को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? तो O होराइजन्स, A होराइजन, B होराइजन्स एंड C होराइजन्स में डिवाइड किया गया, जो कि पेरेंट मटेरियल तक देखने को मिलता है। ओ होराइजन, पहला होराइजन आपका ओ होराइजन। डिस्कस अबाउट ओ होराइजन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ओ होराइजन, ऑर्गेनिक होराइजन इज प्रेजेंट एवं मिनरल सॉइल्स, यानी मिनरल सॉइल्स के ऊपर जो होता है, यानी मिनरल सॉइल्स के ऊपर ही वो ऑर्गेनिक होराइजन उपस्थित रहता है। ओ फॉर आपका ऑर्गेनिक, एच से आपका होराइजन, यानी ऑर्गेनिक होराइजन जो होता है यह कहाँ पर उपस्थित होता है? तो यह मिनरल सॉइल्स के ऊपर ही उपस्थित रहता है, यानी ऑर्गेनिक होराइजन या फिर ओ होराइजन जो होता है वो मिनरल सॉइल्स के ऊपर ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज जनरली फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि फॉरेस्ट एरिया में सामान्यतः ओ होराइजन्स पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सच ओ होराइजन्स इज विजिबल इन वर्जिन सॉइल्स एंड एब्सेंट इन अरेबल सॉइल्स, यानी कि ओ होराइजन्स जो होता है यह एक प्रकार का वर्जिन सॉइल्स होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कल्टीवेशन नहीं किया गया होता है, एकदम वर्जिन रहता है। नेक्स्ट, और इसमें जो होता है वो एब्सेंट इन अरेबल सॉइल्स, यानी वो होराइजन जो होता है वो सदैव अरेबल या फिर कल्टीवेटेड सॉइल्स में पूरी तरह से एब्सेंट रहता है। दूसरे नंबर का होराइजन है ए होराइजन, इसी को हम इलूवियल होराइजन के नाम से जानते हैं, यानी कि ए होराइजन को हम इलूवियल होराइजन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ए होराइजन से टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन, यानी ए होराइजन को हम टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जिस होराइजन्स में मिनरल्स की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है उसी को हम ए होराइजन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच टेंड इम्पोर्ट्स ए डार्क कलर देन दैट ऑफ द लोअर होराइजन्स, यानी लोअर होराइजन्स की अपेक्षा ए होराइजन्स में, यानी कि फिर से कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ए होराइजन्स जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होता है, यानी कि ए होराइजन जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर का एक प्रकार का मिक्सचर होता है। विच टेंड्स इम्पोर्ट ए डार्क कलर, जिसके कारण इसका कलर जो होता है बहुत ही गहरा होता है। देन दैट द लोअर होराइजन, यानी लोअर होराइजन की अपेक्षा इसका जो कलर होता है बहुत ही गहरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ए होराइजन, इट इज जोन ऑफ वॉशिंग आउट और फिर मैक्सिमम लीचिंग, यानी कि इसी को हम ए होराइजन को ही हम वॉशिंग आउट होराइजन के नाम से जानते हैं, या फिर मैक्सिमम लीचिंग होराइजन के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट का जो मोबिलाइजेशन होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ए होराइजन से नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया है? तो नेक्स्ट हेडिंग दिया है आपका ए होराइजन्स हैविंग सब होराइजन्स, यानी ए होराइजन्स में कौन कौन से सब होराइजन्स पाए जाते हैं? तो इसमें आपका E1 होराइजन्स होता है, A2 होराइजन जिसे हम ई होराइजन्स के नाम से जानते हैं ये पाया जाता है। तीसरे नंबर पर आपका AB और फिर EB होराइजन्स के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है
पहले नंबर का जो आपका A1 होराइजन होता है, इट इज अपर मोस्ट मिनरल सॉइल होराइजन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि A1 होराइजन जो होता है यह मिनरल सॉइल का अपर मोस्ट होराइजन होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की प्रधानता पाई जाती है। दूसरे नंबर का जो होराइजन होता है आपका E होराइजन या फिर इसी को हम A2 होराइजन के नाम से जानते हैं। होराइजन ऑफ मैक्सिमम इल्यूविएशन आपके लिए आयरन, एल्युमिनियम एंड ऑक्साइड, एल्युमिनियम एंड आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स या फिर सक्सिव ऑक्साइड, यानी कि ई या फिर A2 होराइजन से जो होता है ये होराइजन मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ क्ले आयरन एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स, यानी कि वह होराइजन्स जिसमें क्ले का बहुत ही ज़्यादा एलिवेशन से देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत आयरन और एल्युमिनियम का ऑक्साइड आता है, तो उसी को हम A या फिर A2 होराइजन के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे AB या फिर EB होराइजन आता है, जो कि ट्रांजिशन होराइजन होता है बिटवीन ARE एंड B, आल्सो कॉल्ड A3 होराइजन्स, यानी AB या फिर EB होराइजन्स को हम A3 होराइजन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह ARE एंड B होराइजन्स के बीच का एक ट्रांजिशन होराइजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, तीसरे नंबर का होराइजन है बी होराइजन। इसी बी होराइजन को हम आइलुबिएशन होराइजन के नाम से जानते हैं, यानी आई फॉर आइलुबियल होराइजन आता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बी होराइजन, इट इज जोन ऑफ पासिंग इन आर होराइजन ऑफ मैक्सिमम एक्युमुलेशन इमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट क्लेज, यानी कि जो बी होराइजन होता है इसे हम वाशिंग इन होराइजन के नाम से जानते हैं, और वह होराइजन जिसमें मैक्सिमम मटेरियल्स का एक्युमुलेशन होता है, जैसे कि जी आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट क्ले, यानी कि वह होराइजन्स जिसमें आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट क्ले का सर्वाधिक एक्युमुलेशन होता है या फिर इमोबिलाइजेशन होता है, तो इस प्रकार के मटेरियल को ही हम इमोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर से इट इज जोन ऑफ वाशिंग इन, यानी कि बी होराइजन्स को हम वाशिंग इन होराइजन के नाम से जानते हैं, और होराइजन्स ऑफ मैक्सिमम एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल सच एज आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट क्ले, यानी कि वह होराइजन्स जिसमें एल्युमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड्स और सिलिकेट क्ले वाले मटेरियल्स का ज़्यादा एक्युमुलेशन होता है, तो इस प्रकार के होराइजन्स को ही हम बी होराइजन या फिर इल्यूविएशन होराइजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड अदर साल्ट इन एरिड जोन्स, यानी कि जो एरिड जोन्स होता है या फिर शुष्क क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर जब कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट एंड अदर साल्ट्स का डिपोजिशन होता है, तो उसी को हम बी होराइजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस होराइजन समटाइम्स आल्सो रिफर्ड एज सब सॉइल, यानी कि बी होराइजन्स को हम कभी कभी सब सॉइल होराइजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कैन नॉट बी कल्टिवेटेड बाय टिलेज ऑपरेशन, यानी बी होराइजन से जो होता है वो टिलेज ऑपरेशन के द्वारा कल्टिवेशन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, यानी कि टिलेज ऑपरेशन के द्वारा बी होराइजन में किसी भी प्रकार का कल्टिवेशन नहीं किया जा सकता है। चौथे नंबर का होराइजन है सी होराइजन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सी होराइजन, इट इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अंडरलेइंग द सोलम ए एंड बी होराइजन, यानी कि सोलम यानी ए एंड बी होराइजन्स के नीचे जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है उसी को हम सी होराइजन के नाम से जानते हैं, या फिर अनकंसोलिडेटेड मटेरियल को हम पेरेंट मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज जोन ऑफ लीस्ट विदरिंग, यानी कि यह वह जोन होता है, सी होराइजन्स वह जोन होता है जहाँ पर बहुत ही कम विदरिंग देखने को मिलता है सॉइल का। नेक्स्ट, एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सीमेंटेशन, यानी कि सी होराइजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स का एक्युमुलेशन होता है एंड सीमेंटेशन से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का जो मेजर कंपोनेंट्स है कौन कौन सा है, तो आपका मिनरल कितना होता है, तो 45% होता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, तो 5% होता है, एयर स्पेस कितना होता है, तो 25% होता है, वाटर कितना होता है, तो 25%, यानी एयर एंड वाटर 25-25 की रेशियो में होता है, जबकि ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है केवल, और मिनरल आपका 45% पाया जाता है। यह मेजर कंपोनेंट्स था सॉइल के मुख्य अवयव। नेक्स्ट हेडिंग,
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अगला हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पहले आपका सॉइल टेक्सचर आता है। सॉइल टेक्सचर रिफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी विभिन्न प्रकार के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इसके रिलेटिव प्रोपोर्शन को ही हम सॉइल टेक्सचर के नाम से जानते हैं। या फिर इसी को हम इट इज रिफर्स टू साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, यानी सॉइल पार्टिकल्स के साइज को हम क्या कहते हैं, तो सॉइल पार्टिकल के साइज को ही सॉइल टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल इट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि सॉइल टेक्सचर जो होता है यही बेसिक प्रॉपर्टी होता है सॉइल का, यानी कि सॉइल का वह बेसिक प्रॉपर्टी जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो उसे हम सॉइल टेक्सचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन फील्ड कंडीशन सॉइल टेक्सचर इज जनरली डिटरमाइंड बाई फील्ड मेथड, यानी कि फील्ड कंडीशंस में जो सॉइल टेक्सचर होता है या इसको सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह फील्ड मेथड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट मेथड, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का जो मैकेनिकल एनालिसिस है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इट इज द प्रोसेस बाय डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स सॉइल सेपरेट्स बिलो 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी कि 2 मिलीमीटर इन डायमीटर के नीचे सॉइल के सेपरेट्स की मात्रा को डिटरमाइन करने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं उसी को हम मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हेल्प इन डिटरमाइनिंग सॉइल टेक्सचरल क्लासेस, यानी सॉइल टेक्सचरल क्लासेस को निर्धारित करने में मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल जो होता है वो बहुत ही हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनेशनल पिपेट एंड बायोकॉस हाइड्रोमीटर मेथड आर मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल सेपरेट्स, यानी कि सॉइल के सेपरेट्स के मैकेनिकल एनालिसिस के लिए जो सर्वाधिक कॉमन मेथड्स होता है वो आपका इंटरनेशनल पिपेट मेथड होता है, फिर बायोकॉस हाइड्रोमीटर मेथड्स प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनेशनल पिपेट मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल पिपेट मेथड होता है यह किस पर आधारित होता है, तो यह सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द टेक्सचरल क्लास ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय ट्रायंगुलर टेक्सचरल डायग्राम, यानी कि जो सॉइल का जो टेक्सचरल क्लास होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो यह ट्रायंगुलर टेक्सचरल डायग्राम के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टेक्सचरल क्लासेस, यानी टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस बट 3 मेन एग्जाम्पल सैंड सिल्ट एंड क्ले, यानी कि टोटल जो टेक्सचरल क्लासेस किया गया वो 12 किया गया, लेकिन केवल 12 में से 3 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका सैंड सिल्ट एंड क्ले आता है। सैंडी सॉइल्स किसे कहते हैं, तो सॉइल कंटेंट्स मोर देन 80% सैंड, यानी कि वह सॉइल जिसमें सैंड की मात्रा 85% से अधिक होती है उसे हम सैंडी सॉइल के नाम से जानते हैं। सिल्ट सॉइल किसे कहते हैं, तो व्हेन मोर देन 80% सिल्ट, यानी कि वह सॉइल जिसमें 80% से अधिक सिल्ट की मात्रा पाई जाती है तो उसे सिल्ट सॉइल के नाम से जानते हैं। क्ले सॉइल किसे कहते हैं, तो व्हेन मोर देन 40% क्ले, यानी वह सॉइल जिसमें क्ले की मात्रा 40% से अधिक होती है तो उसे हम क्ले सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्ले सॉइल्स आर हाईएस्ट पोर स्पेस देन अदर, यानी अन्य सॉइल्स की अपेक्षा जो क्ले सॉइल्स होता है इसमें सबसे ज़्यादा पोर स्पेसिस की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि इसमें सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे आकार में होते हैं, जिसके कारण इसमें पोर स्पेसिस की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इधर सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल को दिया गया है, शोविंग द 12 मेजर टेक्सचर क्लासेस, इस फिगर के अंतर्गत सॉइल टेक्सचर के एंगल को ट्रायंगल यानी सॉइल टेक्सचर के ट्रायंगल को दिया गया, जिसमें 12 मेजर टेक्सचर क्लासेस दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही समझ के बाहर है। नेक्स्ट हेडिंग दिया है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी सॉइल पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन, एक तरफ आपका क्लासिफिकेशन दिया है, दूसरा तरफ अकॉर्डिंग टू ISSS डायमीटर इन मिलीमीटर। तो ISSS के अकॉर्डिंग जो है सॉइल पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन किया है। ग्रेवल का साइज कितना होता है, तो मोर देन 2 मिलीमीटर होता है। कोर्स सैंड का पार्टिकल साइज कितना होता है, 0.2 से लेकर 2 मिलीमीटर तक होता है। फाइन सैंड का पार्टिकल साइज 0.02 से 0.2 मिलीमीटर तक होता है। सिल्ट का पार्टिकल साइज होता है वो आपका 0.02 से लेकर 0.002 मिलीमीटर होता है। क्ले का पार्टिकल साइज लेस देन 0.002 मिलीमीटर होता है। जस्ट इसका हम अपोजिट कर देते हैं तब भी अच्छा एकदम रिजल्ट निकलेगा, यानी क्ले का पार्टिकल साइज लेस देन 0.002 होता है, जबकि सिल्ट का पार्टिकल साइज जो होता है वो 0.002 से लेके 0.02 होता है। जबकि फाइन सैंड का पार्टिकल साइज कितना होता है, तो 0.02 से लेके 0.2 तक होता है। जबकि कोर्स सैंड का पार्टिकल साइज 0. यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये ऐसे बनाओ ना, सीधे सीधे बनाओ
यानी क्ले का पार्टिकल साइज कितना होता है, तो लेस दैन 0.002 मिलीमीटर होता है। सैंड हो गया, क्ले का हो गया। फिर इसके बाद सिल्ट का पार्टिकल साइज बनाओ, तो सिल्ट का जो पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है, तो 0.2 से लेके 0.02 मिलीमीटर तक होता है। जबकि सैंड सिल्ट से क्ले सिल्ट एंड फाइन सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है वो आपका कितना होता है, तो 0.02 यानी 0.2 से लेके 0.02 होता है। जबकि हम कोर्स सैंड का पार्टिकल साइज कितना होता है, तो कोर्स सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है वो आपका 2 मिलीमीटर से लेके 0.2 मिलीमीटर तक होता है, 0.2 मिलीमीटर तक होता है। जबकि ग्रेवल का पार्टिकल साइज कितना होता है, तो मोर देन 2 होता है। यानी ग्रेवल का जो पार्टिकल साइज होता है वो मोर देन 2 होता है। नेक्स्ट हेडिंग है सैंडी सॉइल्स, लोमी सॉइल्स। डिस्कस अबाउट लोमी सॉइल, यानी लोमी सॉइल का मतलब क्या होता है, देज आर बेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सा होता है, तो लोमी सॉइल्स। यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा माना जाता है, तो लोमी सॉइल माना जाता है। स्पेशली सैंडी लोम सॉइल्स, यानी विशिष्ट रूप से इसे सैंडी लोम सॉइल के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज दे रिटेन मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स देन सैंडी सॉइल्स, यानी सैंडी सॉइल्स की अपेक्षा लोमी सॉइल्स में ज़्यादा पानी को धारण करने की क्षमता पाई जाती है और न्यूट्रिएंट को भी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा पाई जाती है बेटर ड्रेनेज, और लोमी सॉइल्स का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है। एरेशन भी इसमें अच्छा होता है। टिलेज प्रॉपर्टीज भी जो होती है वो क्ले सॉइल्स की अपेक्षा अच्छी पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट है सुइटेबल फॉर मोस्ट ऑफ क्रॉप, यानी सर्वाधिक फसलों के लिए सर्वाधिक सुइटेबल जो सॉइल होता है आपका सैंडी लोम सॉइल्स या फिर लोमी सॉइल्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग आपका लोमी सॉइल्स है। डिस्कस अबाउट लोमी सॉइल। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हैवी सॉइल्स, यानी फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हैवी सॉइल्स। द क्ले सॉइल इम्पार्ट्स कोहेशन एंड स्टिकनेस एंड फाइन टेक्सचर टू द सॉइल एंड इंड्यूसेस रेसिस्टेंट टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंट्स, यानी कि द क्ले सॉइल इम्पार्ट्स कोहेशन एंड स्टिकनेस, यानी कि हैवी सॉइल्स में क्या देखने को मिलता है, तो जो क्ले सॉइल्स होते हैं वो कोहेशन एंड स्टिकनेस के कारण जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही फिर से हैवी सॉइल्स का मतलब क्या होता है, द क्ले सॉइल इम्पार्ट्स कोहेशन एंड स्टिकनेस, यानी कि जब क्ले सॉइल्स जो होता है कोहेशन एंड स्टिकनेस के कारण भारी हो जाता है तो उसी को हम हैवी सॉइल के नाम से जानते हैं। एंड फाइन टेक्सचर टू द सॉइल एंड इंड्यूस रेसिस्टेंट टू द प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी फाइन टेक्सचर टू द सॉइल्स, और हैवी सॉइल्स में जो हैवी सॉइल्स का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही फाइन होता है। एंड इंड्यूस रेसिस्टेंट टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंट्स, यानी कि इम्प्लीमेंट्स जब वहाँ से पास किया जाता है तो वह यानी कि जब सॉइल के बीच में जब सॉइल के बीच में इम्प्लीमेंट्स चलाया जाता है तो वह इम्प्लीमेंट्स अच्छी तरह से नहीं चल पाता है सॉइल के बीच में, तो वह हैवी सॉइल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इन अदर वर्ड्स इट मेक्स द सॉइल हैवी, यानी कि अन्य शब्दों में कहा जाए तो हैवी सॉइल्स जो होता है वो सॉइल्स को हैवी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट द सॉइल्स आर सुइटेबल फॉर कॉटन राइस एंड सोरगम, यानी हैवी सॉइल्स किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं, तो जो हैवी सॉइल्स होता है वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, राइस के प्रोडक्शन के लिए एंड सोरगम के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी सॉइल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा लाइट सॉइल्स है। अगला हेडिंग है लाइट सॉइल्स। इन कंपेरिजन टू क्ले सॉइल्स सैंडी सॉइल्स ऑफर लिटिल रेसिस्टेंट टू इम्प्लीमेंट्स एंड कॉल्ड लाइट सॉइल्स, यानी कि क्ले सॉइल्स की अपेक्षा जो सैंडी सॉइल्स होते हैं वो इसमें यह जो होता है वो इम्प्लीमेंट के प्रति थोड़ी बहुत रेसिस्टेंट रहता है, यानी कि इन कंपेरिजन टू क्ले सॉइल्स, यानी क्ले सॉइल्स की तुलनात्मक रूप, यानी कि क्ले सॉइल्स की तुलना में जो लाइट सॉइल्स होते हैं वो बहुत ही कम रेसिस्टेंट होते हैं इम्प्लीमेंट के प्रति, इसीलिए इसे हम लाइट सॉइल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट सॉइल सुइटेबल फॉर ग्राउंडनट पोटैटो टोबैको एंड लेग्यूम्स, यानी कि जो लाइट सॉइल्स होते हैं ये किसके लिए सुइटेबल सॉइल्स होते हैं, तो ये ग्राउंडनट के कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल होता है, पोटैटो के कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल होता है, टोबैको के प्रोडक्शन के लिए सुइटेबल होता है एंड लेग्यूम्स के कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल सॉइल के रूप में जाना जाता है। हेंस
The term heavy and light refers to the degree of resistance offered by the soil to the process of implements, यानी कि हेंस इसलिए जो हैवी एंड लाइट सॉइल्स होता है इसका मतलब होता है यह यानी कि हैवी एंड लाइट सॉइल्स जो होते हैं यह डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस को ऑफर करते हैं किसके द्वारा, तो सॉइल के द्वारा, यानी कि सॉइल के द्वारा जो डिग्री ऑफ रेसिस्टेंट ऑफर किया जाता है वो हैवी एंड लाइट सॉइल के द्वारा ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका इम्प्लीमेंट्स जो होता है वो चलाया जाता है। यानी भूमि में जब इम्प्लीमेंट्स चलाकर सॉइल के डिग्री ऑफ रेसिस्टेंट को बताया जाता है तो इस प्रकार के सॉइल को ही हम हैवी या फिर लाइट सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बट नॉट वेट, इन फैक्ट द हैवी सॉइल्स वेट लेस देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लाइट सॉइल्स है, बट नॉट टू वेट, इन फैक्ट द हैवी सॉइल्स वेट लेस देन एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लाइट सॉइल्स, यानी कि भूमि में इम्प्लीमेंट चलाकर ही यह डिसाइड किया जाता है कि हैवी सॉइल्स है या फिर लाइट सॉइल्स है। यदि यंत्र जो है आसानी से चल जाता है तो वो लाइट सॉइल के अंतर्गत आता है, जबकि यंत्र बहुत ही कठिनता से चलता है उस फील्ड में तो वो आपका हैवी सॉइल्स के अंतर्गत आता है। न कि हैवी सॉइल्स का हम वेट माप कर यह पता करते हैं कि यह हैवी सॉइल्स है और यह लाइट सॉइल्स होता है, यानी बट नॉट टू वेट, इन फैक्ट द हैवी सॉइल्स वेट लेस देन एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लाइट सॉइल्स। नेक्स्ट है आपका सॉइल स्ट्रक्चर, डिस्कस अबाउट सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो सॉइल स्ट्रक्चर में आपका आता है refers to the arrangement or grouping of primary soil particles by sand, silt, clay and their aggregates into certain defined pattern is called soil structure। यानी कि soil structure क्या होता है, तो यह प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स के समूहों का अरेंजमेंट होता है, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर इज रिफर टू अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स, यानी प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, तो प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को ही हम सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत आपका सैंड आता है, सिल्ट आता है, क्ले आता है एंड अदर एग्रीगेट्स एंड और उसके जो एग्रीगेट्स होते हैं वो भी आते हैं इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न, और जो है जो ये होते हैं वो एक निश्चित डिफाइंड पैटर्न में पाए जाते हैं, जिसे हम सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिफर्स टू द फिजिकल शेप ऑफ द सॉइल एग्रीगेट्स, यानी कि जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो सॉइल एग्रीगेट्स का एक फिजिकल शेप होता है। ठीक, फिर से सॉइल स्ट्रक्चर इज रिफर टू द फिजिकल शेप ऑफ द सॉइल एग्रीगेट्स, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो सॉइल एग्रीगेट्स का एक प्रकार का फिजिकल शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड आर अल्टर्ड बाय द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के द्वारा सॉइल स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे हम प्लाउइंग कर देते हैं तब भी सॉइल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कल्टीवेटिंग कर देते हैं तब भी सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ड्रेनेज भी कर देते हैं तभी सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। लाइमिंग एंड मैन्योरिंग, यानी लाइमिंग कर देते हैं या फिर मैन्योरिंग भी कर देते हैं तो उससे सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी पार्टिकल्स सैंड, silt and clay usually occur grouped together in the form of aggregates, यानी कि जो प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं यानी कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले के जो प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं ये सामान्यतः ग्रुप एक दूसरे के साथ ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम सॉइल एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल एग्रीगेट्स आर कॉल्ड पिट्स, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से ढेला होता है यानी प्राकृतिक रूप का जो ढेला होता है उसी को हम पिट्स के नाम से जानते हैं। क्लाउड किसे कहते हैं, क्लाउड मतलब थक्का होता है। इट इज यूज्ड फॉर coherent mass of soil broken into any shape by artificial means such as by tillage। फिर से क्लॉट का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर ए कोहेरेंट मास ऑफ सॉइल ब्रोकन इनटू एनी शेप बाय आर्टिफिशियल मीन्स सच एज बाय टिलेज, यानी टिलेज के द्वारा किसी भी प्रकार से जब यानी कि टिलेज के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से सॉइल को किसी भी आकार में ब्रेक कर दिया जाता है तो इसके कोहेरेंट मास को ही हम क्लॉट के रूप में जानते हैं। क्लॉट मतलब होता है ढेला, क्लॉट का मतलब क्या होता है, ढेला। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है। सॉइल का स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो स्ट्रक्चर इज स्टडीड इन द फील्ड अंडर नेचुरल कंडीशंस एंड इट इज
डिस्क्राइब्ड अंडर 3 कैटेगरी, यानी कि सॉइल का स्ट्रक्चर निम्नलिखित 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो आपका टाइप है, दूसरे नंबर पे क्लास है, तीसरे नंबर पे ग्रेड है। तो टाइप पे आपका आता है शेप आर फॉर्म एंड अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ पेट्स, यानी पेट के जो अरेंजमेंट यानी पेट के अरेंजमेंट पैटर्न तथा फार्म या फिर शेप पर आधारित सॉइल स्ट्रक्चर का प्रकार होता है। दूसरे नंबर पे साइज ऑफ पेट्स जो था वो क्लास कहलाता है, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर का साइज ऑफ पेट्स आपका क्लास कहलाता है। तीसरे नंबर पे ग्रेड आता है डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस ऑफ, यानी पेट के डिस्टिंक्टनेस डिग्री को हम ग्रेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।